नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, सोस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 5 संघर्ष के प्रत्युत्तर में राहत सहायताएं। 5.1 प्रस्तावना। संघर्षों की अनुक्रिया में उभरते देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आर्थिक मदद के रूप में अरबों डॉलर सहायता राशि प्रदान करने की औपचारिक सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार आपातकाल में मानवतावादी राहत सहायताएं तथा दीर्घकालीन विकास के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से ये संसाधन युद्धरत दलों के आपसी तनावों को शांतिपूर्वक सुलझाने और एक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि और शासन प्रणाली में सहभागिता लाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। कंबोडिया से लेकर बोस्निया तक, एल सेल्वाडोर से रवांडा तक और ताजिकिस्तान से लेकर लेबनान तक, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों ने तनावों को सुलझाने तथा शांति की पुनर्स्थापना के लिए कई प्रकार के अनुदान, कम दर ब्याज पर ऋण, कर्ज माफी, तकनीकी सहायताएं आदि प्रदान की हैं। जबकि इन अनुदान पैकेजों ने निस्संदेह युद्धग्रस्त देशों को उभरने के लिए मदद पहुंचाई है, किंतु दुर्भाग्यवश पुनर्निर्माण के लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना से अनुदाता एजेंसियां जो कुछ करती है, वे अक्सर अपर्याप्त तैयारी, संयोजन या दृढ़ता की कमी के कारण सही रूप में लागू नहीं हो पाते हैं। निश्चित ही ये असंगतियां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहायता प्राप्तकर्ता देशों और उनकी जनता के बीच संशय पैदा कर देती हैं कि आखिर संघर्षग्रस्त समाजों की जर्जर स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए जो आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया जाता है, वह कहां तक पूरा हो पाता है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप संघर्ष के बाद स्थिति के पुनर्स्थापना से संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकेंगे। संघर्षग्रस्त समाजों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की प्रतिक्रिया का विवेचन कर सकेंगे। संयोजन तथा क्षमता निर्माण के महत्व को समझ सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को जान सकेंगे और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वित्तीय महत्व पर विचार कर सकेंगे। 5.2 संघर्ष के बाद क्षतिपूर्ति। हिंसा समाज के निम्न स्तरों में जारी रह सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में उसका प्रकोप लगातार महसूस किया जाता है, या फिर कहीं कहीं अनियमित रूप से इसके भड़कने की भी संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त संघर्ष से पीड़ित शरणार्थी तथा विस्थापित जन अपने आवासों या फिर समुदायों में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता की मांग तेजी से बढ़ जाती है। युद्धोपरांत शांति निर्माण का पुनर्प्रतिष्ठापन, इस शीर्षक द्वारा उस वैश्विक स्तरीय योजना को अभिनिहित किया जाता है, जो दीर्घकाल तक हिंसा के शिकार हुए देशों के पुनर्निर्माण के लिए बनाई जाती हैं। यह अवधारणा सन 1991 में शांति के लिए एजेंडा, एन एजेंडा फॉर पीस, में प्रस्तुत की गई थी, जो शीत युद्ध के बाद सुरक्षा के तौर पर बूट्सगैली की योजना थी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सचिव ने शांति को कायम रखने तथा युद्ध की पुनः स्थिति से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उपर्युक्त वाक्यांश को रेखांकित किया था। सतत क्षतिपूर्ति के तरीके। यद्यपि प्रत्येक संघर्षपूर्ण स्थिति के लिए अपने कुछ खास लक्षण होते हैं, फिर भी उससे सफलतापूर्वक उभरने की प्रक्रिया प्रायः 3 सामान्य संक्रमण स्तरों से गुजरती है। युद्ध के बाद शांति का वातावरण स्थापित करने की प्रक्रिया, जो सुरक्षा संक्रमण के तहत आती है। दूसरी, एक राजनीतिक संक्रमण, जिसमें सत्तावादी ताकतों या फिर तानाशाही की स्थिति से ऐसी स्थिति की ओर बढ़ा जाता है, जहां सरकार की अधिक से अधिक भागीदारी हो। और तीसरी स्थिति है सामाजिक आर्थिक संक्रमण। इसके तहत देश की आर्थिक नीति में सुधार लाते हुए और उसे मजबूत बनाते हुए, अर्थव्यवस्था को बाजार और सरकार, दोनों की बराबर की सहभागिता से स्थापित किया जा सकता है।
युद्ध तथा तनावपूर्ण स्थिति से उभरने के लिए यह आवश्यक है कि युद्ध और तनाव को रोकने के लिए प्रयासरत देश सामूहिक रूप से सामाजिक शांति, राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक उन्नति की नींव डालें। युद्ध से शांति की ओर इस संक्रमण काल को और आगे ले जाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक अद्भुत तथा प्रभावशाली सूची को अपनी सामूहिक सहमति दी है। उन्होंने परस्पर शांतिपूर्ण आचरण को प्रयोग में लाने, निःशस्त्रीकरण को लागू करने या फिर शस्त्रों की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण रखने की योजना बनाने, युद्धरत राष्ट्रों को युद्ध के प्रति निरुत्साहित करने तथा आपस में पुनर्गठित होने के लिए उनको प्रोत्साहन देने, स्थानीय पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देने और मानव सुरक्षा को पुनर्स्थापित करने की नीतियों पर अमल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को पुनर्प्रतिष्ठापित करने, लोकतांत्रिक चुनाव करने, नए संविधानों का मसौदा प्रस्तुत करने, न्यायिक प्रणालियों में सुधार लाने, राज्य संबंधी संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने, स्थानीय शासन प्रणाली को बेहतर बनाने तथा मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हो रहे प्रयासों को अपने सहयोग से संभाला और सराहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शरणार्थियों एवं विस्थापित लोगों को पुनर्वास करने, महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने, परिवहन और संचार सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने, सामाजिक पूंजी को पुनर्निर्मित करने, क्षतिग्रस्त मूल ढांचों की मरम्मत, औद्योगिक और कृषि उत्पादन को बढ़ोतरी प्रदान करने, वित्तीय संस्थाओं को खड़ा करने तथा व्यापार संबंधी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में अपना पूरा सहयोग दिया है। क्षतिपूर्ति की चुनौतियां। शीत युद्ध के अंत तक आते आते आशा की अपेक्षाएं रखी जाने लगी थीं कि युद्ध से ग्रसित तथा पीड़ित राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति का संदेश वहन करने वाले आर्थिक लाभ प्रदान करने की पूर्व योजना बनाएगी। जबकि वस्तुतः तनाव उत्पन्न करने वाली नई स्थितियां और खड़ी हो गई, जो मुख्य रूप से अंतर्देशीय सिद्ध हुई, जिनके कारण मानवतावादी राहत एवं शांति की पुनर्स्थापना के लिए अत्यधिक धनराशि की मांग हुई। इनमें से अधिकांश पीड़ित, विश्व के सबसे गरीब देश थे जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की लक्षित परिधि से सर्वाधिक दूर थे। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने उभरती हिंसा के परिणामस्वरूप नरसंहार तथा मानवतावादी आपातकाल, प्रशासनिक संस्थाओं की विफलता, मूल संरचनाओं का विनाश, आबादियों का विस्थापन और बड़े पैमाने पर मानवपीड़ा जैसी जटिल परिस्थितियों से जूझने में पर्याप्त मुश्किलों का सामना किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवनिर्माण कार्यों के लिए किए जा रहे मुख्य प्रयास इस प्रकार हैं: शांतिपूर्ण स्थिति को स्थायी बनाना और विनाशकारी हमलों से जल्द उभरना। इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, बोस्निया हर्जेगोविना, कंबोडिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और ग्वातेमाला जैसे विविध युद्धग्रस्त राष्ट्रों के निर्माण से जुड़ी अनगिनत मांगों को पूरा करना, किसी भी एक राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सामर्थ्य से बाहर था। इन परिस्थितियों में पुनर्स्थापन को सफलतापूर्वक लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFI) तथा गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और स्थानीय राहत कर्मियों या अभिकर्ताओं की मूल आधारित भूमिका के आपसी सहयोग की अत्यावश्यकता है। 5.3 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह आपसी सहमति है कि संघर्ष के दुष्परिणामों से उभरते हुए किसी भी राष्ट्र या समाज में स्थायी रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वहां के स्थानीय सहभागी संगठन महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में निवेश नहीं कर लेते हैं। राहत सेवाएं निर्धारित, संचालित तथा प्रदान करने की यह प्रक्रिया दुर्भाग्यवश अधूरी रह जाती हैं। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीति होती है कि वे अपने हस्तक्षेप के बारे में सूचना देने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों एवं श्रेष्ठ कार्रवाइयां करने के नियम निर्धारित करें। इनमें से युद्ध, शांति, विकास के लिए सहकारिता संबंधी आधिकारिक परामर्श (OECD), संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अप्रोच फॉर रिस्पॉन्स टू एंड रिकवरी फ्रॉम क्राइसिस, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अप्रोच फॉर रिस्पॉन्स टू एंड रिकवरी फ्रॉम क्राइसिस तथा विश्व बैंक के अधिकृत परामर्श
post-conflict reconstruction, the role of the World Bank, post-conflict reconstruction, the role of the World Bank, प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाने के प्रयास हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विरल संसाधनों के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए पुनर्निर्माण कार्य की नींव को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अधिकाधिक विश्वसनीय संस्थागत एवं वित्तीय प्रबंध करने की आवश्यकता है। समय की तथाकथित मांगें, जो बहुधा पूरी नहीं हो पाती, लंबी अवधि तक तनावपूर्ण स्थितियों के शिकार हुए समाजों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों की जर्जरता को ही व्यक्त करती हैं। एसजी कि संयुक्त राष्ट्र के विभागों की मूल आधारित गतिविधियों को संचालित करने एवं शांतिपूर्ण स्थिति की स्थापना और उसके सामान्यीकरण की योजनाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य रूप से एसआरएसजी के लिए इन निकायों के संसाधनों पर निरीक्षण तथा उन तक सीधी पहुंच का अवसर देना आवश्यक होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवप्रवर्तित एकमात्र यूएन हाउस, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र से जुड़े समस्त विभाग या एजेंसियां इसमें शामिल हैं, उसे स्थानीय संयोजन को बेहतर बनाना चाहिए। क्षेत्रीय संयोजन का सशक्तिकरण। हाल ही में घटित संघर्षपूर्ण घटनाएं, चाहे वे अंतर्देशीय रही हों, फिर भी इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके तहत सीमाओं के पार शरणार्थियों एवं शस्त्रों के निरंतर प्रवाह के कारण निकटवर्ती देशों की आर्थिक स्थिति भी अछूती नहीं रह पाई है। सैद्धांतिक रूप से राहत, सहायक संयोजन कार्य प्राप्तकर्ता सरकारों के अधिदेशों के हक में समान रूप से होता है। यह पूर्ण रूप से उनका उत्तरदायित्व है कि वे यह निर्णय लें कि वे किस प्रकार की राहत सेवाएं चाहते हैं और किस प्रकार वे अपने स्थानीय विकास संबंधी कार्यनीतियों में बाह्य सहायक तत्वों का समीकरण कर सकती हैं। तथापि संघर्ष की स्थितियों के चलते कभी-कभी प्रशासनिक संरचनाएं आंशिक रूप से ही कारगर सिद्ध हो पाती हैं। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी संयोजन प्रक्रिया में अक्सर असंगत रूप से कार्यरत होना पड़ता है तथा कालांतर में अपने कार्यकलापों को सतर्कतापूर्वक स्थानीय संगठनों को सौंप देना पड़ता है। चूंकि अधिक द्विपक्षीय राहत सहायता प्रदाता अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आईएफआई का अपना निजी अधिदेश एवं स्वायत्तता है, इसलिए पुनर्निर्माण एवं शांति स्थापना के लिए उनका आपस में एक सामान्य कार्यनीति योजना बनाना कठिन है। ये समस्याएं एवं विसंगतियां विभिन्न परिवर्तनों के साथ साथ घटित होने या फिर एक दूसरे पर अधिव्याप्त होने के कारण और भी गंभीर हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष या युद्ध से उभरने वाला राष्ट्र युद्ध से शांति की ओर, आपातकालीन अर्थव्यवस्था से बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की ओर, सत्तावादी से जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एवं एक जटिल आपातकालीन से अधिकाधिक सामान्य विकासशील स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। 5 व्यावहारिक समय सीमाओं का अंगीकरण। प्रयत्नसाध्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी संलग्नता की समयावधि को लेकर विवेकशील तथा व्यावहारिक होना चाहिए। संघर्ष से उभरते संक्रमण काल को बनाए रखने के लिए ऐसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित 2 या 3 वर्षों की कालावधि की अपेक्षा में अधिक दीर्घकाल तक रहे। पुनर्निर्माण योजना की यह योजना अवधि 6 से 10 वर्षों तक की हो सकती है। संघर्ष या युद्ध की मूल आधारिक स्थितियों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सरकार से एक स्पष्ट और निश्चित समय सारिणी पर विचार विमर्श करने की मांग कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में अस्थायी युद्ध विराम या फिर लड़ाईबंदी की अधिक संभावना होती है तथा शांति कायम रखना कठिन सिद्ध होता है, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना में हुआ, वहां अपने उत्तरदायित्वों को किसी निर्धारित अंतिम तिथि की सीमा में बांधना अव्यावहारिक सिद्ध हो सकता है। वास्तविक स्थिति का प्रभावी आकलन। संघर्षग्रस्त स्थितियों से उभरते समाजों की समस्याओं की उचित समय पर तथा निरंतरतापूर्वक सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि वे दोबारा विपरीत स्थितियों के शिकार न बन पाए। प्रभावोत्पादक एवं कार्यकुशल योजनाओं के
गठन तथा उनके सफलतापूर्वक लागू होने के लिए सामान्य आवश्यकताओं का एक सूक्ष्म मूल्यांकन आरंभ हो जाना चाहिए, जिसके तहत मूल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्गठन से जुड़े तत्वों को रेखांकित किया जा सके। संघर्षों और सामाजिक उथल-पुथल के शमन की इस प्रक्रिया में भविष्य से संभावित घटनाओं और विशेष स्थिति में संभावित परिवर्तनों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। स्थिति विशेष का विश्लेषण स्थानीय परिस्थितियों की स्पष्ट समझ के आधार पर होना चाहिए, जो राहत सेवाओं को प्राथमिकतानुसार निर्धारित करने के लिए परम आवश्यक है। 5. 4. संयुक्त राष्ट्र संयोजन का सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपने जुलाई 1997 की सुधार संबंधी योजना में संघर्ष के बाद शांति के पुनर्स्थापन को संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के तहत राजनीतिक मामलों से संबंधित विभाग (DPA) को इन गतिविधियों का केंद्रीय बिंदु माना गया। संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के उच्च आयोग (UNHCR) जैसे विभाग अपने निर्धारित निधि और कार्यक्रमों के क्षेत्रों में पीड़ितों के सहायतार्थ सफल राहत सहायता कर्मियों के रूप में सिद्ध हुए हैं। संघर्ष से पीड़ित देशों के पुनर्स्थापन तथा विकास के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम अत्यंत सहायक हैं। इसी उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) जैसी अन्य संस्थाओं ने भी अपने विशेष निकाय स्थापित किए हैं। तथापि, इनके द्वारा प्रदत्त धनराशि, सुविधानुसार, अधिक नहीं होती। सन 1980 में $50 मिलियन है। अपनी तरफ से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के उच्च आयोग (UNHCR) शरणार्थियों को पुनः स्थापित करने में पर्याप्त लंबे समय तक अग्रणी रहा है। अपनी कार्यवाहियों को वित्तीय सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के उच्च आयोग (UNHCR) सहयोगकर्ता सरकारों के केंद्रीय अंशदान पर निर्भर रहता है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से जूझा जा सके। कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे संयुक्त राष्ट्र के मध्य परियोजनाओं और संयोजन की संभावनाएं और बढ़ें ताकि यह विस्तृत बहुपक्षीय संस्था युद्ध, जटिल परिस्थितियों एवं शांति की पुनर्स्थापना के लिए कार्यरत हो सकें। इस उद्देश्य से हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उदाहरणार्थ, कार्यकारिणी समिति द्वारा शांति एवं सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (UNDG) द्वारा मानवतावादी राहत सहायताओं पर इंटर-प्रेजेंसी स्टैंडिंग कमेटी रेफरेंस ग्रुप द्वारा युद्धोपरांत पुनर्निर्माण पर तथा इकोसोक द्वारा मानवतावादी हिस्से पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह भी अपेक्षित है कि संयुक्त राष्ट्र को प्रभावोत्पादक, क्रियात्मक अनुसंधान कार्य करने वाले आधिकारिक विभागों को सशक्त और एकजुट करने के तत्कालीन प्रयासों को दुगुना करने की आवश्यकता है। इनमें महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का पद एवं संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ह्यूमानिटेरियन कोऑर्डिनेटर का दायित्व शामिल हैं। संघर्ष के बाद स्थिति का सामान्यीकरण का कार्य अक्सर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशानुसार शांति स्थापित करने वाली बहुआयामी कार्यवाहियों के संदर्भ में शुरू होता है। उदाहरणस्वरूप, जब कंबोडिया, एल सेल्वाडोर, ग्वातेमाला, मोजाम्बिक तथा ताजिकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू किया गया था, जब इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति संबंधी कार्य जारी थे। जिन स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र को नेतृत्व करने का पद दिया जाता है, वहां एक SRSG की संयुक्त राष्ट्र के विभागों की मूल आधारिक गतिविधियों को संचालित करने एवं शांतिपूर्ण स्थिति की स्थापना और उसके सामान्यीकरण की योजनाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य रूप से SRSG के लिए इन निकायों के संसाधनों पर निरीक्षण तथा उन तक सीधी पहुंच का अवसर देना आवश्यक होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवप्रवर्तित एकमात्र UN हाउस, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र से जुड़े समस्त विभाग या एजेंसियां इसमें शामिल हैं, उसे स्थानीय संयोजन को बेहतर बनाना चाहिए। क्षेत्रीय संयोजन का सशक्तिकरण।
हाल ही में घटित संघर्षपूर्ण घटनाएं, चाहे वे अंतर्देशीय रही हों, फिर भी इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके तहत सीमाओं के पार शरणार्थियों एवं शस्त्रों के निरंतर प्रवाह के कारण निकटवर्ती देशों की आर्थिक स्थिति भी अछूती नहीं रह पाई है। सैद्धांतिक रूप से राहत, सहायक संयोजन कार्य प्राप्तकर्ता सरकारों के अधिदेशों के हक में समान रूप से होता है। यह पूर्ण रूप से उनका उत्तरदायित्व है कि वे यह निर्णय लें कि वे किस प्रकार की राहत सेवाएं चाहते हैं और किस प्रकार वे अपने स्थानीय विकास संबंधी कार्यनीतियों में बाह्य सहायक तत्वों का समीकरण कर सकती हैं। तथापि संघर्ष की स्थितियों के चलते कभी-कभी प्रशासनिक संरचनाएं आंशिक रूप से ही कारगर सिद्ध हो पाती हैं। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी संयोजन प्रक्रिया में अक्सर असंगत रूप से कार्यरत होना पड़ता है तथा कालांतर में अपने कार्यकलापों को सतर्कतापूर्वक स्थानीय संगठनों को सौंप देना पड़ता है। चूंकि अधिक द्विपक्षीय राहत सहायता प्रदाता अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आईएफआई का अपना निजी अधिदेश एवं स्वायत्तता है, इसलिए पुनर्निर्माण एवं शांति स्थापना के लिए उनका आपस में एक सामान्य कार्यनीति योजना बनाना कठिन है। ये समस्याएं एवं विसंगतियां विभिन्न परिवर्तनों के साथ साथ घटित होने या फिर एक दूसरे पर अधिव्याप्त होने के कारण और भी गंभीर हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष या युद्ध से उभरने वाला राष्ट्र युद्ध से शांति की ओर, आपातकालीन अर्थव्यवस्था से बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की ओर, सत्तावादी से जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एवं एक जटिल आपातकालीन से अधिकाधिक सामान्य विकासशील स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। 5. व्यावहारिक समय सीमाओं का अंगीकरण। प्रयत्नसाध्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी संलग्नता की समयावधि को लेकर विवेकशील तथा व्यावहारिक होना चाहिए। संघर्ष से उभरते संक्रमण काल को बनाए रखने के लिए ऐसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित 2 या 3 वर्षों की कालावधि की अपेक्षा में अधिक दीर्घकाल तक रहे। पुनर्निर्माण योजना की यह योजना अवधि 6 से 10 वर्षों तक की हो सकती है। संघर्ष या युद्ध की मूल आधारिक स्थितियों का सामना करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सरकार से एक स्पष्ट और निश्चित समय सारिणी पर विचार विमर्श करने की मांग कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में अस्थायी युद्ध विराम या फिर लड़ाईबंदी की अधिक संभावना होती है तथा शांति कायम रखना कठिन सिद्ध होता है, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना में हुआ, वहां अपने उत्तरदायित्वों को किसी निर्धारित अंतिम तिथि की सीमा में बांधना अव्यावहारिक सिद्ध हो सकता है। 5.6. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन करना। तनाव से उभरते पीड़ित देशों के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके परिणाम इस हद तक विनाशकारी हो सकते हैं कि उनकी इस संक्रमण प्रक्रिया में उन्हें आर्थिक सहायता मिलना बंद भी हो सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रकार की राहत सहायता संबंधी विवादों में हस्तक्षेप करें जो बाह्य तथा आंतरिक स्तर पर दी जा रही आर्थिक राहत मदद के प्रयोग को लेकर अधिकाधिक पारदर्शिता बरते, जिसके लिए स्थानीय अधिकारियों को बराबर उत्तरदायी एवं जवाबदेह ठहराए जाए। इसके साथ ही उनकी उभरते समाजों की राजनीतिक सच्चाइयों एवं उनकी स्थिरता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः सचेत भी रहना चाहिए। इससे पहले कई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कुछ असामान्य आर्थिक नीतियों को झेलना पड़ा था जो सहायता प्राप्तकर्ता देशों के सामान्य पारदर्शी मानकों से कहीं मेल नहीं खाती थी। निश्चित रूप से यह एक नितांत संवेदनशील मुद्दा है, जो बाह्य राहत सहायकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है। उदाहरण के तौर पर, वेस्ट बैंक तथा गाजा में यासिर अराफात तथा फतेह पार्टी ने पोस्ट ओस्लो संबंधी राजनीतिक स्थिति को अंततः एक ऐसे वृद्ध प्रणाली के तहत स्थिर किया है, जो ईमानदार अधिकारियों की सरकारी सेवाओं तथा अर्ध आधिकारिक नियंत्रण प्रदान करके सम्मानित करती हैं। बहरहाल, इस प्रणाली का दुर्बल पक्ष यही है
कि अल्प समय में अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए दी गई ये सुविधाएं एक स्थिर बृहत स्तरीय आर्थिक आधार के लिए रुकावट पैदा कर सकती हैं, और यदि ये टिकाऊ न हो तो अंततः यह नीति फिलिस्तीनी सरकार की वैधता के प्रति अविश्वसनीयता पैदा कर सकती हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह दुविधा खड़ी हो जाती है कि आर्थिक कार्यकुशलता तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व के बीच असामान्य तत्वों का सामना कैसे किया जाए। युद्ध से पीड़ित राष्ट्रों को बड़ी मात्रा में सहायता पहुंचाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवश्य संभावी रूप से स्थानीय उत्पादन एवं विनिमय संबंधी व्यवस्थाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। इस प्रकार की सहायता निर्भर आर्थिक व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण एवं संतुलन को अस्थिर बना देती है, जबकि प्रतिद्वंद्वी संभ्रांत राजनीतिक गुट बाहरी राहत सहायताओं का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बलात् अधिकार जमाकर उन्हें क्षति भी पहुंचा सकते हैं, जैसे कंबोडिया में लुग्बर एवं सिएरा लियोन में हीरो को लेकर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विभिन्न संघर्षग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं तथा संघर्ष या यहाँ से जुड़ी राजनीतिक अर्थनीतियों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए तथा उनको बाह्य संसाधनों का प्रत्यक्ष नियंत्रण उन स्थानीय राहत सहायक कर्मियों के हाथों सौंप देने का प्रयास करना चाहिए जो शांति स्थापित करने के पक्ष में हों। 5.7 संयोजन क्रियाविधियों के सृजन की तत्परता। जिन विशेष परिस्थितियों में स्थानीय सरकारी विभाग स्थानीय राहत संयोजनात्मक संरचनाओं को स्थापित करने में असमर्थ हों, वहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शीघ्र ही इस दिशा में कार्यरत होना चाहिए। अन्यथा इस आपूर्ति के अभाव में महत्वपूर्ण पुनर्स्थापन के कार्य ठप पड़ सकते हैं। कई संघर्षग्रस्त परिस्थितियों जिनमें वेस्ट बैंक एंड गाजा शामिल हैं, का जायजा लेते हुए प्रायः यह अनुभव किया गया कि बहुस्तरीय संयोजन क्रियाविधियां सदस्यता सहित या रहित दोनों को सृजित करने में बहुत लाभ है। इनमें शांति बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं का परीक्षण करने के लिए कुछ उच्चस्तरीय ताकतें, सामान्य सहायक कार्यों को संयोजित करने के लिए एक समिति तथा विशेष क्षेत्रों में राहत सहायता को लागू करने के लिए कार्यरत अनेक दल भी शामिल रहते हैं। ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच राहत सहायता संबंधी नेतृत्व या फिर उसको लागू करने के लिए आपसी सहमतियों के चलते उत्पन्न राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रायः संयोजन नीतियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित होने में बाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए वेस्ट बैंक तथा गाजा में यूरोपियन यूनियन ने एक संयोजनात्मक भूमिका निभाई जो अधिकृत क्षेत्रों ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज के लिए मुख्य दानदाता डन के अनुरूप थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कि वेस्ट एशियन पीस प्रोसेस में मुख्य और व्यवहार कुशल कार्यकर्ता ने यही भूमिका विश्व बैंक को सौंपने का समर्थन किया। अंत में अमेरिका का पक्ष इस क्षेत्र में प्रबल ही रहा। प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बोस्निया हर्जेगोविना में भी हुई जहां अमेरिका तथा विश्व बैंक के बीच शांति संबंधी शर्तों को लेकर द्वंद्व छिड़ गया था। अतः प्रदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे युद्ध से पीड़ित देशों के प्रति अपने राष्ट्रीय सहयोगों की आंतरिक सुसंगतता को बेहतर बनाए। प्रायः युद्ध तथा संघर्ष से पीड़ित होने के बाद देश विदेशी राज्य सहायताओं को ग्रहण करने में अलग अलग रूप से समर्थ होते हैं। अत्यधिक हिंसा का सामना करने के बाद प्राप्तकर्ता राष्ट्रों के पास मानवीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षमता का अभाव होता है, जिसके कारण वे बड़ी मात्रा में मिली राहत सहायताओं न तो पूर्ण लाभ उठा पाते हैं, न ही उनकी सहायता के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गैर सरकारी संगठनों के साथ उचित ढंग से संयोजन हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहायता प्राप्तकर्ता देशों की इन्हीं क्षमताओं को कई रूपों से पोषित कर सकता है। राहत सहायक योजनाओं तथा उनके संयोजन से संबंधित प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की सरकार की केंद्रीय भूमिका को स्वीकारते हुए उसे प्रोत्साहन देकर, महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के खर्चों का भार संभालकर, समुचित तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण प्रदान करके, वरीयत स्तरीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के पीछे पड़ते दबाव को संयोजित करके, प्रारंभिक बकाया राशियों को हटाने की प्रक्रिया को सहज बनाकर एवं युद्ध से पीड़ित राष्ट्र के साथ दीर्घकाल तक जुड़े रहकर उसे संपन्न किया जा सकता है।
नीचे दिए गए निम्न अनुच्छेदों में उपर्युक्त तत्वों या बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। पुनर्स्थापन संबंधी प्रयासों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अन्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों या पंधारियों, स्टेक होल्डर्स का एक साथ आपसी विस्तृत विचार विमर्श के लिए उनकी एकजुट करना चाहिए। इस बीच स्थानीय सरकार से अपेक्षा रहती है कि वह जितनी जल्दी हो सके, संयोजन संबंधी सहायताओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी संभाल लें। एक सशक्त तथा विवेकपूर्ण राजनीतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को राष्ट्र की क्षमताओं के पुनर्निर्माण और निजी संगठनों और संस्थाओं को सहयोग देने के अपने प्रयासों को संतुलित ढंग से जारी रखना चाहिए। खासकर तनाव या युद्ध के तुरंत बाद, पुनर्स्थापन के प्रारंभिक दिनों में नई सरकार की तर्कसंगति को निर्धारित करने की जिम्मेदारी समाज का एक विस्तृत तबका ले सकता है। राजनीतिक सामंजस्य, स्थानीय स्वामित्व तथा पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विपक्षी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को देश की राजनीतिक एवं आर्थिक बागडोर हाथ में लेने के उद्देश्य से सकारात्मक रूप से जुटाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। राहत सहायकों को चाहिए कि वे ऐसे भेदभाव रहित आकार अपनाए जिससे सामाजिक शांति की पुनर्स्थापना में महिला शक्ति की संभाव्य भूमिका से भी लाभ उठाया जा सके। संघर्ष से पीड़ित राष्ट्रों में स्थानीय सक्षम संगठनों को संवर्धित करने का एक संभव रास्ता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वयं उन देशों के राष्ट्रीय बजट को अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करें जो युद्ध के प्रभावों से उभर रहे हों। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रायः ही इस प्रकार की नीति को नहीं अपनाते हैं। वे ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाना पसंद करते हैं जिनमें उनका लाभ निहित हो। वे अपनी ही राष्ट्रीयता के सेवा उपलब्धकर्ताओं को वित्तीय सहयोग देते हैं तथा अपने ही देश के सामान या वस्तुओं की आपूर्ति कराते हैं। परिणामतः स्थानीय राहत सहायक कर्मियों की तुलना में ऐसी योजनाएं प्रदाता देशों की राजनीतिक एजेंडा तथा आर्थिक स्वार्थ ही दर्शाती है। युद्ध से शांति तक की ये परियोजनाएं महंगी होती हैं। सामान्य खर्चों के अतिरिक्त युद्ध से उभरते देशों की सरकारों को शांति संबंधी प्रतिबद्धता पर भी खर्च करना पड़ता है। पुनर्निर्माण संबंधी बनी कार्य योजनाओं को भी वित्तीय सहयोग देना पड़ता है। उनको ऐसी परियोजनाओं को भी आर्थिक सहायता पहुंचानी पड़ती है जिनके तहत निष्ठावान सहायक कर्मियों को पुरस्कृत किया जाए और विरोधी देशों से पुनः एकीकरण की संभावनाएं निर्धारित की जा सकें। इन महत्वपूर्ण मांगों के चलते एक सख्त बजटरी संतुलन बनाए रखना बहुधा असंभव सिद्ध हो जाता है। सार्वजनिक धन पर सख्ती बनाए रखना बहुधा असंभव सिद्ध हो जाता है। सार्वजनिक धन पर सख्ती बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना, व्यापारिक उदारीकरण और निजीकरण द्वारा सरकारी मूल सेवाओं की आपूर्ति या पुनर्निर्माण करने में दुर्बल पड़ सकती हैं। साथ ही शांतिपूर्ण स्थिति को पुनः स्थापित करने की योजनाएं भी क्षीण पड़ सकती हैं। इससे पुनर्समन्वय तथा सामाजिक शांति जैसी योजनाओं को भी खतरा रहता है। आर्थिक स्तर पर सुधार लाने के लिए जो दबाव डाले जाते हैं, उनका स्थिति विशेष के परिवर्तन में विद्यमान राजनीतिक सच्चाई से भी जड़ीभूत होना अति आवश्यक है। 5.8 वित्तीय सहयोग क्षतिपूर्ति। संघर्षग्रस्त स्थितियों से उभरने वाले समाजों को अपने पुनर्वासन और पुनर्निर्माण जैसे विशेष कार्यों के लिए स्थिति तथा समय के अनुकूल शीघ्र ही व्यय पूर्ति की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना संबंधी उद्देश्यों के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता प्रणाली, जो नियमित बजट मूल्यांकनों पर आधारित होती है, उससे पृथक पुनर्स्थापन के लिए किए जाने वाले दूसरे आर्थिक अनुदान सर्वथा स्वैच्छिक होते हैं। पिछले दशक की अवधि के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रायः ही इस बात पर ध्यान दिया है कि राहत सहायता, पुनर्स्थापना तथा विकास को एक कड़ी में जोड़ने वाली कोई सतत वस्तु श्रृंखला नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक चुनौती है कि वह भिन्न भिन्न सहायता हस्तक्षेपों के अग्रवर्ती तथा पूर्ववर्ती सूत्रों में बांधने वाली श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं अनुकूल पुनर्निर्माण कार्यों में संलग्न रहे।
प्रायः राहत सहायता के लिए धनराशि की आपूर्ति 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए, किंतु यह समयावधि एक टिकाऊ पुनर्स्थापन योजना को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए कम है। इस प्रकार पुनर्स्थापन कार्य विकास के लिए की जाने वाली व्यय पूर्ति पर निर्भर होने पर बाध्य हो जाता है। ये विकास संबंधी आर्थिक सहायता बहुधा राजनीतिक आधारों पर शर्तबंद या सशर्त होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सहायतार्थ धन के समाप्त होने पर विकास के लिए आर्थिक सहायता भी सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अतः तथाकथित रिलीफ टू डेवलपमेंट परियोजना में निहित रिक्तता और भी गहरी हो जाती है। किसी एक निश्चित सुविधा आपूर्ति प्रणाली के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव से उभरते प्रत्येक राष्ट्र के लिए विशेष तदर्थ क्रियाविधियां इजाद करता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के तहत सहयोगी वित्तीय प्रबंध को साध्य बनाने के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें न्याय राशियां, खर्चों का बंटवारा तथा समानांतर वित्तीय प्रबंध संचालन जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक योजना में अनेक बहुपक्षीय संगठन, सरकार, वित्तीय संस्था, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्रीय कार्यकर्ता कार्यरत हो सकते हैं। तथापि प्रत्येक योजना के अपने लाभ तथा सीमाएं भी हैं। विश्व बैंक की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि। संघर्ष के बाद संघर्षग्रस्त देशों को उनकी जीर्ण स्थिति से उभारने तथा हिंसात्मक संघर्षों को पुनः प्रकट होने से बचाने के लिए ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में संलग्न हो गए हैं। सन 1998 के वसंत तक विश्व बैंक ने 18 देशों में पुनर्निर्माण कार्यों को सहयोग देते हुए ऋण के तौर पर $2 बिलियन ऋण प्रदान किए थे, तथा संघर्ष के बाद राहत सहायता के तौर पर $400 मिलियन का अनुदान भी दिया था। संघर्षग्रस्त स्थितियों में शांति बनाए रखने के लिए दूसरी वित्तीय संस्थाओं को अपना सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन में संलग्न बकाया राशियों को हटाने की व्यवस्था करना, वृहत आर्थिक कार्य योजनाओं के संयोजन में पीड़ित देशों की सरकारों की सहायता करना, मूल ढांचा को पुनर्स्थापित करना तथा राहत सहायताओं की आपूर्ति को संचालित करना, ये विश्व बैंक की मूल भूमिका के तहत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि (IMF) ऐसे संघर्षग्रस्त राष्ट्र को वित्तीय सहयोग देने के लिए तैयार रहता है, जो अपने भुगतान शेष संबंधी घोर विषमताओं का सामना कर रहा हो, बशर्ते उस पीड़ित देश की सरकार एक स्वीकार्य आर्थिक योजना को कार्यान्वित करने में पर्याप्त क्षमता तथा प्रतिबद्धता दिखाए। यद्यपि इस क्षेत्र में ब्रेटन वुड्स संस्थाओं द्वारा किए गए हालिया नवप्रवर्तन कार्य सराहनीय रहे हैं, तथापि इन संस्थागत सुधारों को और भी गहन करने की आवश्यकता है। प्रथमतः विश्व बैंक ने अभी तक न तो युद्ध के बाद की गतिविधियों के संबंध में अपने संस्थागत आधिकारिक परामर्श को पर्याप्त परिचालनीय विवरण दिया है, और न ही राहत सहायता संबंधी अपनी वर्तमान परिचालनीय कार्ययोजना का परिशोधन किया है। दूसरे स्तर पर विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया कभी-कभार पुनर्स्थापन कार्यों में बाधक तत्व उत्पन्न कर देती है, जहां राहत सहायताएं पहुंचाने में काफी देर हो जाती है। शांति बनाए रखने की तीव्र आवश्यकता को महसूस करते हुए कार्नेजी आयोग की रिपोर्ट प्रिवेंटिंग डेडली कॉन्फ्लिक्ट 1997 संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने के लिए विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को आमंत्रित करती है, ताकि युद्ध तथा तनाव निरोध और युद्धोपरांत पुनर्निर्माण कार्यों में उनका आर्थिक प्रोत्साहन एक अधिक केंद्रीय भूमिका निभा सके। यद्यपि उन्होंने स्वयं को राजनीति विमुख प्रकट किया है, तथा अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन और अनुपयोगी व्यय जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील शर्तों पर ही ऋण प्रदान करते हैं। वे आर्थिक कार्यकुशलता तथा टिकाऊ विकास प्रणालियों के आधार पर ही कर्ज देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि ने अपनी ऋण प्रदान करने वाली प्रणाली में सामाजिक प्रभाव के विश्लेषणों तथा स्थिरता लाने वाले एवं संरचनात्मक संयोजन पैकेजों में बचाव संजाल को भी समाविष्ट करना प्रारंभ कर दिया है।
अब विश्व बैंक को यह ज्ञात होने लगा है कि संरचनात्मक संयोजन परियोजनाओं को शांतिप्रिय होना चाहिए तथा आर्थिक कार्यनीति एवं शासन संबंधी सुधारों के वास्तविक अनुक्रम को बनाए रखने में कोई खतरा न हो। पिछले दशक ने एक ऐसी पीढ़ी के आविर्भाव से साक्षात्कार किया है जो राहत सहायता विषयक सशर्त रीति को अपनाती है और जो लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकारों, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और कम सैन्य व्यय पर अधिक बल देती है। क्षमता पुनर्निर्माण के लिए ऋण राहत। संघर्षग्रस्त परिस्थितियों से उभरने वाले देशों में क्षमता निर्माण कार्यों को और दृढ़ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कई महत्वपूर्ण विधियों में से एक अपना सकता है। संघर्षग्रस्त देशों के पूर्व ऋणों को राहत देकर कई ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अनगिनत आर्थिक सहायता के प्रति काफी हद तक आभारी महसूस करते हैं। कभी कभी यह पूर्व शासन प्रणालियों के परिणामस्वरूप होता है। पूर्व बकाया राशि के भुगतान के बिना वे आईडीए या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि (आईएमएफ) से नए संसाधनों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और न ही वे बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश को आकृष्ट करने की अपेक्षा कर सकते हैं। विश्व के सबसे गरीब देशों के ऊपर से ऋण के बोझ को कम करने के सार्वजनिक दबाव के परिणामस्वरूप विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि ने हायर इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज (HIP) जैसी योजना को प्रायोजित किया। बाद में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि ने युद्ध से जर्जर हुए देशों के सामने खड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को और दीर्घ अवधि के लिए निर्धारित किया। तथापि यह योजना कई अर्थों में अपर्याप्त सिद्ध हुई है। एक दूसरी ध्यान देने वाली संभावना यह भी है कि उन देशों के लिए ऋण भुगतान संबंधी मांगों को निलंबित किया जाए, जो सुशासन प्रणाली तथा कानून प्रणाली संबंधी संरचना को बेहतर बनाने के हक में हों। इसकी विधि के तहत उनको अनुदान प्राप्ति के लिए अधिक योग्य बनाया जा सकता है तथा एक लंबे समय तक उन देशों के नकदी प्रवाह को नकारात्मक से सकारात्मक रूप दिया जा सकता है। परिवर्तन की इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा ऋणी देशों के बीच एक ऐसी परियोजना लाई जा सकती है, जिसके तहत बकाया राशियों का भुगतान करने की अवधि को और भी दीर्घ किया जा सके। अपूर्ण औपचारिक वचनों को पूरा करना। शांति विषयक औपचारिक समझौते और उनके साथ राहत सहायता संबंधी संलग्नताएं, युद्ध तथा संघर्ष से पीड़ित समाजों के बीच अनगिनत अपेक्षाएं उत्पन्न कर देती हैं। आर्थिक पुनर्स्थापन के माध्यम से राहत सहायता विषयक औपचारिक सहमतियां नाजुक शांति अनुबंधों को दृढ़ करने में सहायक हो सकती हैं। इस विषय में औपचारिक वचन की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती, फिर भी इनको ऐसे सुगम, परिवर्तनीय संसाधनों में रूपांतरित किया जा सकता है, जो दीर्घकाल से पीड़ित आबादियों की रोजमर्रा की जिंदगी में स्पष्ट तथा वास्तविक सुधार लाने में सहायक हो सकती हैं। यह चिंता का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिन राहत सहायताओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, उन सहायताओं को जरूरतमंद देशों तक पहुंचने में काफी देर हो जाती है, या फिर कभी पहुंचती ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा औपचारिक वचन दिए तो जाते हैं, लेकिन इनको लागू होने में पर्याप्त समय लग जाता है। इस प्रकार अप्रत्याशित तथा अस्थायी व्यय पूर्ति के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण कार्यों एवं शांति बनाए रखने के प्रयासों को हानि पहुंच सकती है और एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और स्थानीय पीड़ित समाजों की अपेक्षाओं पर पानी फिर सकता है। इन समस्याओं को अधिक विस्तृत रूप से समझाने के लिए दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी वाले मामले पर यदि ध्यान दिया जाए तो ज्ञात होगा कि सन 1993 के अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजरायली फिलिस्तीनी डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पर अमल करते हुए 5 साल की कालावधि में $2.4 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था, जिससे वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वशासन की आर्थिक नींव डाली जा सके। सन 1997 के जून तक फलिस्तीनी प्राधिकरण को 10 प्रमुख प्रदाताओं ने $3.4 बिलियन प्रदान करने की आपसी सहमति जताई थी तथा $2.8 बिलियन की रकम देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी,
लेकिन वस्तुतः उपर्युक्त राशि के आधे से भी कम हिस्सा ही पीड़ित देशों तक पहुंच पाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो देखने में विश्वस्तरीय प्रदाताओं से सबसे आगे रहता है, उसने अपनी प्रारंभिक औपचारिक सहमति पर निर्धारित राहत सहायता राशि का केवल 2/5 हिस्सा ही प्रदान किया। कंबोडिया, जिसको युद्ध के बाद पुनर्स्थापन कार्यों के लिए लगभग $3 बिलियन देने का वायदा किया गया था, उसको भी नियमित व्यय पूर्ति के कारण ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सन 1992 के जून में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंबोडिया में प्रदाता समुदाय ने $880 मिलियन प्रदान करने की औपचारिक सहमति जताई थी। सन 1993 के सितंबर तक, जबकि नई सरकार का गठन हो चुका था, मात्र $200 मिलियन की व्यय पूर्ति हुई थी तथा सन 1995 के अंत तक यह राशि मात्र $460 मिलियन तक पहुंच पाई थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायकों द्वारा संचालित कार्य योजनाएं कंबोडिया की प्राथमिक मांगों के लिए अनुप्रयुक्त सिद्ध हुई है, तथा राजधानी से बाहर, ग्रामीण क्षेत्रों तक मुश्किल से ही पहुंच पाई है। सहायता आपूर्ति का निरीक्षण। राहत सहायता पहुंचाने के अपने प्रयासों की प्रभावोत्पादकता और वैधता को सुनिश्चित करने के लिए, दानदाता समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि यह संघर्ष के उपरांत राहत सहायता पहुंचाने तथा उसके कार्यान्वयन को नियंत्रित करने की क्षमता को और दृढ़ करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मानकीकृत एकाउंटिंग प्रणाली की सख्त आवश्यकता है, जिसके माध्यम से सहायतार्थ वित्तीय प्रवाह का लेखा जोखा रखा जा सके और जिसका हर परिस्थिति में प्रयोग हो सके। एक ऐसी व्यापक सूचना सामग्री, जिसमें औपचारिक सहमतियों, प्रतिबद्धताओं तथा व्यय पूर्ति विषयक रिकॉर्ड रखा जा सके, जिसे हर 3 महीने के अंतराल पर अद्यतन करते हुए समस्त स्टेकहोल्डर्स और अभिरुचि रखने वाले कार्यकर्ताओं तक आसानी से पहुंचाया जा सके। राहत सहायक सामग्रियों की आपूर्ति को पारदर्शी बनाए रखने से समस्त पंधारियों, स्टेकहोल्डर्स के लिए विकास कार्यों का मूल्यांकन करना अधिक आसान हो सकता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समय पर अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इस विधि का अनुभव वेस्ट बैंक तथा गाजा ने किया है। विश्व बैंक तथा फलिस्तीनी योजना निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय द्वारा संगृहीत, त्रुटिविहीन और सुगमय सूचना सामग्री ने समुदाय को अपने वचनों को पूरा करने तथा फलिस्तीनी सरकार को पहुंचाई गई राहत सहायक सामग्री को भली भांति कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया। 5.9 प्रगति का मूल्यांकन। राहत सहायताओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की विधियों का सही अनुमान लगाने वाली क्रियाविधियों को व्यवहार में लाने के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध करने की आवश्यकता है। राहत सहायक संगठनों में निहित प्रेरक तत्व सामान्यतः समुचित रूप से राहत सहायताओं को निर्धारित करने की निपुणता की बजाय आर्थिक लेनदेन को अधिक सराहते हैं। परिणामतः युद्ध की संघर्षग्रस्त स्थितियों से उभरते समाजों तक गैर आवश्यक, अनावश्यक सहायताएं पहुंचती हैं, जो बहुधा लाभदायक सिद्ध नहीं होती। इससे प्रत्याशित परिणाम गलत या फिर अनचाही राहत सहायताओं की आपूर्ति हो सकती है। राहत सहायताओं के प्रभाव संबंधी विषयों के प्रति वर्तमान असावधानी के कुछ सामान्य कारण हैं। राहत सहायक संगठनों के यहाँ पुनर्स्थापन के लिए सहायताओं के परिणामों का मूल्यांकन करने वाली सहज कार्य प्रणालियों का अभाव है। कई संघर्षग्रस्त स्थानों में आर्थिक गतिविधियों की प्रभावोत्पादकता से संबंधित सूचना संग्रहों के प्रतिमानों को व्यवहार में लाना कठिन होता है, जहां सूचना संग्रहों की सीमाद्योतक रेखा तक का अभाव रहता है। दाता समुदाय के लिए आवश्यक है कि वे युद्ध से जर्जर स्थितियों के बीच तुलना करने के लिए मानकों एवं सूचकों को विकसित करें। 5.10 सारांश। संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा राहत सहायताएं पहुंचाने के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों के उपर्युक्त गहन विश्लेषण के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि संघर्ष पीड़ित समाज में शांतिमय स्थिति बनाए रखना वस्तुतः समस्त मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
अतः ऐसे समाजों के क्षमता निर्माण को स्पष्ट रूप से सक्रिय बनाने की अत्यावश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे देश सापेक्ष उचित मानकों को व्यवहार में लाए जो हर देश को उसकी आवश्यकतानुसार अपने आर्थिक संकटों से उभरने के लिए मानव सुरक्षा और प्रशासनिक भागीदारी के क्षेत्र में उन्नति का सही माप लगाए। आर्थिक क्षेत्र में इन सूचकांकों द्वारा मूल ढांचा और जनोपयोगी सेवाओं के पुनर्निर्माण, सार्वजनिक खर्चों के संयोजन, वृहत आर्थिक संतुलन के स्तर, राजवित्तीय साधनों की उपयुक्तता, देश के ऋणी होने की स्थिति, राष्ट्रीय धन संपत्ति के वितरण, शरणार्थियों के पुनः एकीकरण, मूल आधारित समाज सेवाओं की आपूर्ति, कृषि की पुनर्स्थापना तथा नाजुक स्थितियों से गुजरे उद्योगों की पुनः सक्रियता जैसी गतिविधियों को आंका जा सकता है। सुरक्षा के क्षेत्र में उन मानकों द्वारा युद्धरत सैनिकों को युद्ध के प्रति निरुत्साहित करके उन्हें उत्पादनकारी जीवन में पुनर्स्थापित करने, रक्षा सेनाओं को पुनर्गठित करने, नागरिक पुलिस का निर्माण, जनता के निःशस्त्रीकरण तथा अपराध से व्यक्तिगत सुरक्षा की आपूर्ति जैसे कदमों का भी आकलन किया जाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में इन मापदंडों को कानूनी नियमों तथा न्यायतंत्र की क्षमता, मानवाधिकारों की रक्षा, पुनः सामंजस्य स्थापित करने वाले सलाहकार मंडल एवं तथ्य आयोगों की उन्नति, लोकतांत्रिक पुनर्प्रतिष्ठापन तथा सामाजिक संगठनों के उत्साह का मूल्यांकन करना चाहिए। वर्तमान समय में पुनर्स्थापन के लिए पहुंचाई जाने वाली सहायताओं के देशांतरीय मूल्यांकनों के लिए न तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और न ही स्वतंत्र विद्वानों के पास ऐसे अनुभवी, उन्नत एवं विवेकी विश्लेषणात्मक साधन हैं। संघर्षग्रस्त स्थितियों से उभारने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायताओं के प्रभावों को आंकने के लिए विश्लेषकों को सफलता के लिए ऐसे मानदंडों को विकसित करना पड़ेगा। यहाँ सफलता से आशय है एक टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना तथा शांति का परिरक्षण। साथ ही ऐसे साधनों की भी खोज की जानी चाहिए जो उपर्युक्त परिणामों तक ले जाने वाले राहत सहायक पैकेजों की भूमिका को आंक सकें। इसके लिए भविष्य में ऐसी योजनाओं को व्यवहार में लाया जाना चाहिए, क्योंकि इन मापदंडों की प्रभावोत्पादकता किसी नए कार्य के प्रारंभ में उनको लागू करने से ही निर्धारित हो सकती है, न कि बाद में। योजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में ही स्पष्ट विकास एवं परिवर्तन की दशा के साथ उद्देश्यों की पूर्ति की परिशुद्ध प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन के चरण में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अवसर ढूंढे जा सकते हैं। साथ ही संसाधनों की बर्बादी के बाद कटु लेखा परीक्षणों से भी बचाया जा सकता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता रहा है कि मूल्यांकन संबंधी प्रयास अधिक समय की ही नहीं बल्कि अधिक लागत की भी मांग करते हैं। जबकि हालिया अनुभवों से यह ज्ञात हुआ है कि मूल्यांकन कार्य को अल्प समय में एवं कम लागत में लागू किए जा सकते हैं और वे अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, रुवांडा को प्रदान की गई राहत सहायता को मल्टी डोनर का मूल्यांकन एक नया प्रयास था, जिसके अंतर्गत 4 टीमें एवं 52 लोग संलग्न थे, जो 1 साल तक चला और मात्र 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत में पूरा हुआ। इस अध्ययन से जितने महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ, उसके मुकाबले जितने खर्च हुए, वे काफी हद तक उचित थे। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के मूल्यांकनों के अभाव में अप्रभावोत्पादक योजना संचालनों के बदले बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ये बारीकी से चलाई जाने वाली मूल्यांकन योजनाओं की अपेक्षा अक्सर वित्तीय एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने कुप्रभाव छोड़ देते हैं। एक अंतिम तथा अधिक कठिन अवरोध यह है कि प्रायः राहत सहायक संगठनों के मध्य स्वयं को विश्लेषित करने वाले मूल्यांकनों के लिए प्रेरक तत्वों की कमी है, जिनसे वे राहत सहायता के प्रभावों का निरीक्षण कर सकें। अधिकतर नौकरशाही व्यवस्थाओं में इन संस्थाओं के अधिकारी आत्म परीक्षण की चिंताओं से अवरुद्ध हो जाते हैं। ईमानदारी से किए गए मूल्यांकन अनचाहे आत्म प्रचार में परिणत हो सकते हैं, जो संगठन की बाह्य विश्वसनीयता एवं फंडिंग की नीतियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, कभी कभार यह प्राप्तकर्ता सरकारों को अप्रिय भी लग सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के